Hello guys, good evening everyone. Very good evening to all of you. Very good evening जी. So guys, let me know ऑडियन वीडियो हमारा क्लियर आ रहा है तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. एंड आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 2021 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सीरीज के क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए मतलब आगे हम लोग चलने वाले हैं. सो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें. जो भी लर्नर्स हमारे इस समय लाइव आ चुके हैं वीडियो को कर देंगे शेयर. और कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन लेंगे. चलिए सो गाइस डेली आप लोगों के लिए पेपर 2 कॉमर्स की मैं क्लास लेके आती हूँ शाम 7 बजे 7 PM डेली क्लास होती है. ये हमारी यूट्यूब क्लास टाइमिंग है. इसके अलावा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी मेरी फ्री लाइव क्लास होती है. अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी मैं आप लोगों के लिए फ्री लाइव क्लास लेके आती हूँ और ये फ्री लाइव क्लास होगी आपकी 12 PM आफ्टरनून में. ठीक है, 12 बजे होगी जो है आफ्टरनून में क्लास का टाइमिंग है. इंटरेस्टेड लर्नर्स ऑन टाइम क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं 12 PM पे. ठीक है, 12 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को. 9 बजे एक्चुअली थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ रही थी क्लास को लेने में, इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि 12 PM आफ्टरनून में आपकी क्लास जो है हम लोग शेड्यूल करें. इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे न्यू है और आपको मेरी स्पेशल और फ्री क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास मेरी प्रोफाइल लिंक अवेलेबल है. ओके, लाइव चैट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में अवेलेबल है, जहां से आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो करके और सभी क्लासेस जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे न्यू है और किसी भी फ्री क्लास को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप पूजा टाइम कोड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. PUJ10 ये मेरा इनवाइट कोड है. ओके, किसी भी फ्री क्लास को एक्सेस करने के लिए आप ये कोड लगा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको कॉन्सेप्ट स्टडी करना है बेसिक एंड फाउंडेशन से, तो एज यू नो कि आपके पास प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं. लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको वहाँ पे PDF नोट्स जो हैं ये भी अवेलेबल है इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस. पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको यहाँ पे बेसिक सा मतलब फाउंडेशन से मिल जाता है. पूजा 10 मेरा रेफर कोड है अनअकैडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, और अपने सब्सक्रिप्शन पे इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए रेफर कोड आप लगा सकते हैं. ठीक है, इससे आपको जो है इंस्टेंटली अपने सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिल जाएगा. और साथ ही साथ देखिए सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट मतलब अगर आपको 10 के 10 यूनिट चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, और 10 यूनिट्स जो है आपको मिलने वाले हैं. स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमारी क्लासेस होगी. ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस होगी. नॉमिनल से चार्जेस पे आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और इससे बेस्ट मौका आपको नहीं मिलने वाला. चाहे आपका अटेम्प्ट जून 2022 हो या फिर आपका अटेम्प्ट हो दिसंबर 2022, दोनों में ही ये क्लासेस जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है. हर थर्ड सेशन जो है हमारी लाइव क्लास का वो डाउट क्लियरिंग होता है, जहाँ पे एजुकेटर के साथ आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरीज है कंसर्न्स है वो आप रेज कर सकते हैं. इसके अलावा प्लस और आइकॉनिक दो सब्सक्रिप्शन प्लान से, दोनों सब्सक्रिप्शन प्लान में 12 महीना 24 महीना इकोनॉमिकल एंड वैल्यूबल पैक है. रेफर कोड आपको कहाँ लगाना है, तो ये जो गिफ्ट बॉक्स आपने नजर आ रहा है यहीं पर आपने कोड लगाना है पूजा 10 फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. ठीक है, ये रेफर कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंटली जो है अपने सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिल जाएगा. इसके अलावा आइकॉनिक में आपको एडिशनल बेनिफिट है कुछ, ये आप देख सकते हैं जो कि आपको मिल जाते हैं. बैच कोर्सेज होते हैं आपके लिए. यहाँ पे बैच कोर्सेज का फायदा क्या है, नंबर ऑफ बैच कोर्सेज होते हैं जो हर वेडनेसडे न्यू बैचेस आप लोगों के लिए स्टार्ट किए जाते हैं. और ये बैचेस जो है जून 2022 और दिसंबर 2022 दोनों टाइम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं. नंबर ऑफ एजुकेटर्स मिलकर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कराएंगे, जिससे आप टाइमली कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन जो है आप अपना टाइमली स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है जी, चलिए आते हैं तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ. एंड आज का पहला क्वेश्चन है, ओके एक बार आने दे क्वेश्चन को. गुड इवनिंग जी. ओके सो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, पूछा था यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा. ये क्वेश्चन था
जो हमने कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, है ना। तो इसे आपने आंसर करना है गाइस। फटाफट से एक बार मुझे बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। X, an employee of the private company, gets 30,000 per month of basic salary and entitled to rupees 1,500 per month as an entertainment allowance. So, what are the deduction under section 16(2) from the gross salary in respect of the entertainment allowance? ठीक है, entertainment allowance के रूप में कितना जो है gross salary में से आपको डिडक्शन मिलेगा, ये आपको बताना था। वैसे मेरे पास कल एक मतलब आंसर कमेंट तो आया था आंसर का, जो कि गलत था, है ना। मैंने कहा भी था रॉन्ग आंसर, नॉट करेक्ट। चलिए बताइए। ओके, सो पहला क्वेश्चन गाइस, इसमें आपने बताना है, जल्दी जल्दी आंसर करें क्विकली। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है इसका कितना डिडक्शन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो डिडक्शन मिलेगा वो निल, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन होता है ये मिलता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज होते हैं। स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं ये डिडक्शन सिर्फ उन्हीं को अवेलेबल होता है। ठीक है। सो जो एक्स है ये एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी। सो इन्हें जो है कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, which of the following provident fund is approved by the provident fund commissioner? निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य निधि आयोग द्वारा अनुमोदित है ना। अप्रूव्ड है प्रोविडेंट फंड, विच प्रोविडेंट फंड इज अप्रूव्ड बाय द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। डेली क्लास गाइस हमारी होती है शाम 7 बजे। इसके अलावा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लास जो कि फ्री क्लास होता है वो 12 PM आफ्टरनून में होगा कल से। ओके, ये आंसर आ रहा है हमारे पास। ए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ओके, सो चलिए देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखिए जितने भी प्रोविडेंट फंड है दैट इज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और द गवर्नमेंट, है ना, और द इनकम टैक्स एक्ट, उन्हीं फंड्स में अगर जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब वही फंड क्या आते हैं, अप्रूव्ड फंड होते हैं, उनमें किया गया इन्वेस्टमेंट चाहे वो एसएससी का हो या एम्प्लॉयर का हो या एम्प्लॉय का हो, वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉट ए। मेजॉरिटी जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, which of the following institutions are included in the World Bank Group? निम्नलिखित में से कौन से संस्थान विश्व बैंक समूह में शामिल है।
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, multilateral investment guarantee agency and the international development association. So correct answer, choose the correct answer from the codes given below. ओके, सी आंसर आ रहा है मेरे पास, डी आंसर आया है, सी और डी। ओके, सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से आते हैं देखिए, क्या आईएफसी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, आईएमएफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पूछा है जी, मतलब इनकरेक्ट पता है, कुछ भी आंसर करते हो आप लोग, कुछ भी आता है। चलिए, सो देखिए यहाँ पे जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये वर्ल्ड ग्रुप का पार्ट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये वर्ल्ड ग्रुप का हिस्सा नहीं है। देखिए ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो दो मेजर आउटकम्स थे उसके, एक था आपका आईबीआरडी जो कि वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है और एक था आईएमएफ, है ना। ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर ये सारे आते हैं, तो ये इसका पार्ट नहीं है, तो बी तो होगा ही नहीं, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ठीक है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इसका पार्ट है, ओके। इसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी इसका पार्ट है, ओके। इसके अलावा एक और है, वो कौन सा है हमारा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है, वो है आपका ICSID, ठीक है। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है हमारा वो भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही पार्ट है। ध्यान रखिएगा इंडिया जो है आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी हिस्सा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का भी हिस्सा है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का भी हिस्सा है, पर और वर्ल्ड बैंक का तो है ही है, बट वो एक जो इसका जो ग्रुप है, मतलब एक जो इसका एलिमेंट है उसका पार्ट नहीं है। वो कौन सा है हमारा, जो सेटलमेंट बॉडी है ना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, उसका जो है इंडिया एक पार्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसमें इंडिया हिस्सेदार नहीं है, मतलब अगर इंडिया का कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इशू हो जाता है तो उस पर ये बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती है, जो करेंगे इंडिया वाले करेंगे, ठीक है। सो ए, डी और ई, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सीएसआर, इन दोनों टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन, मतलब दोनों में से एक टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम के अंदर। Corporate social responsibility is the continuing commitment by the business to behave ethically and contribute to, किसके लिए ये contribute करता है, CSR।
ओके, बी आंसर आ रहा है हमारे पास, मेजॉरिटी बी आंसर आ रहा है। ओके, सो देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एसोसिएटेड है हमारी पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी से, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंसेस एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, है ना, मतलब एक एक एथिक्स की भी बात यहाँ पे की जाती है ना। और ये और किससे एसोसिएटेड है, जेंडर डाइवर्सिटी, प्रॉफिटिंग एंड द मार्केट कंट्रोलिंग, तो डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता। रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डोनेटिंग द सोशल एंड द चैरिटेबल एक्टिविटीज, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड टू दिस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस या सोशल सिक्योरिटी या इंक्लूजन से रिलेटेड नहीं है। बाकी सारे फैक्टर्स आते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कॉर्पोरेशन को, है ना, मतलब पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए, मतलब ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करे, एजुकेट करना चाहिए लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनके बारे में, सिक्योरिटीज लिटरेसी होनी चाहिए, और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना जाना चाहिए, और डोनेट करना चाहिए सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the firm characteristics that help managers to identify the core competencies include, प्रबंधकों की मुख्य दक्षताओं की पहचान करने में मदद करने वाली फर्म की विशेषताओं में शामिल है। ओके, ओके, सी, ए और डी, तीन आंसर आ रहे हैं, सी, ए और डी। ओके, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी ऑप्शन ओनली। ठीक है, द फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई द कोर कॉम्पिटेंसीज इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड करता है, सो दिस इंक्लूड द पोटेंशियल एक्सेस टू द वाइड वेराइटी ऑफ द मार्केट्स, है ना, एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट टू द परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट्स एंड द वैल्यू एक्रीटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, और डिस्टिंक्टिव एंड डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। ठीक है, ये इसमें नहीं आती है ना, मैनेजर की कोर कॉम्पिटेंसी में ये नहीं आती है। ठीक है, बाकी सभी आते हैं कि एक मैनेजर के अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स को एक्सेस कर सके, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट्स। ठीक है, कथित ग्राहक लाभों के महत्वपूर्ण योगदान देता है ना, तो भाई कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू जो है उसे अटेन करने में मैनेजर हेल्प करने वाला होना चाहिए, वैल्यू एक्रीडेट एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यूज कस्टमर को देना जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव है, मतलब कोई आपके बेनिफिट जो आप वैल्यूज प्रोवाइड करे उसे कोई कॉपी ना कर सके इजीली, बेसिकली ये बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी नजर आ रहा है बट आपको बताना है, पब्लिक इशू एंड राइट इशू नॉट करेक्ट बिटवीन द पब्लिक इशू एंड द राइट इशू, which of the following distinctions are not correct between the public issue and the right issue? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट गुड वन क्वेश्चन है। क्या हो गया इसके अंदर,
ओके, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। 1 सेकेंड, अभी मैं बता देती हूँ, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद अभी लास्ट जो 43 नंबर वाला क्वेश्चन था ना, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसको मैं बता देती हूँ, है ना। उसके अंदर ऑप्शंस का थोड़ा सा लफड़ा हो गया। ओके, ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, इसका 2 आंसर आ रहे हैं, ए और बी। देखिए, पब्लिक इशू और राइट इशू क्या अंतर होता है ना, करेक्ट नहीं है ये बताना है, तो एक एक करके देख लेते हैं। इन अ पब्लिक इशू द एप्लीकेशन फॉर द शेयर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, एंड इन द राइट इशू द शेयर्स आर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। दिस इज करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये तो बिल्कुल सही है आपका, है ना। इन पब्लिक इशू देयर इज नो क्वेश्चन of any over subscription, and in the right issue the shares may be under subscribed or over subscribed leading to the pro rata allotment। क्या right issue में ये होता है या public issue में ये होता है, बताइए, ये मैंने करवाया है ना, तो ये आपने बताना है। और नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ ए पब्लिक इशू इज जनरली लेस देन द मार्केट प्राइस, एंड इन द राइट इशू द प्राइस इज डेलिबरेटली मेड लेस देन द मार्केट प्राइस। ठीक है, डेलिबरेटली मार्केट प्राइस से नीचे चलता है, तो ये करेक्ट है क्या। और इन अ पब्लिक इशू द कम्युनिकेशन ऑफ द इशू इज थ्रू द प्रोस्पेक्टस एट द एडवर्टीजमेंट, एंड द राइट इशू in right issue the communication is between the company and the existing members of the company। क्या ये करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब ए और देखो, ए और डी तो करेक्ट है 100%। बात आती है बी और सी की, बी और सी में बी 100% गलत है ना, क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट या अंडर या ओवर सब्सक्रिप्शन का जो इशू क्रिएट होता है वो फ्रेश इशू में होता है, मतलब पब्लिक इशू में होता है, वो राइट इशू में नहीं होता। राइट इशू में तो क्या होता है कि आपके पास जितने शेयर्स है उसके बदले आपको कुछ शेयर्स दिए जाते हैं, तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट वाला सीन जो है वहां पे नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई द ओनली द ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर करेक्ट है, स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा, है ना। अब एक गड़बड़ हुई है 43 वाले क्वेश्चन में, 43 को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारा जो है, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है, द वैल्यू एक्टिव एंड द नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अच्छा इसका सेंस कुछ और था, नॉन कॉम्पिटिटिव को यहाँ पे रेफर किया गया है कि आपको मतलब वैसे तो 3 ऑप्शन ही चूज करना है, ऑप्शन बस सी भी करेक्ट लग रहा है, बट यहाँ पे डी होगा हमारा। डी इज डिस्टिंक्टिव एंड डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। ओके, अब देखिए एक मैनेजर को ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कि कॉम्पिटिटर्स इजीली इमिटेट, मतलब नकल ना कर सके। इमिटेट का मतलब होता है जिसकी इजीली नकल नहीं की जा सके, तो डेफिनेटली ऐसा प्रोडक्ट बनाना रिक्वायर्ड है ना। ये कॉम्पिटेंसी एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, ए बी और डी यहाँ पे करेक्ट है, सी नहीं है। ठीक है, प्रतिस्पर्धियों के लिए अनुकरण करने के लिए विशिष्ट और कठिन, द वैल्यू एक्टिव एंड द नॉन कॉम्पिटिटिव। तो वैसे तो ऑप्शन नंबर सी भी समहाउ करेक्ट है, बट हमारे पास सिर्फ ऑप्शन है 3 को चूज करने का, तो बेस्ट वन हम पिक करेंगे, तो डी तो डेफिनेटली होगा, डी तो डेफिनेटली होगा, है ना, क्योंकि इमीडिएट नहीं, आपका नकल मतलब इजीली आपकी चीज की नकल ना हो सके, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, ऐसी वैल्यू क्रिएट करो अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, पोटेंशियल एक्सेस टू द वाइड वैरायटी ऑफ द मार्केट, ये भी होना चाहिए। सो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन की बात करें ना, तो ए बी और डी है, दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अरे अर्शिद, यहाँ पे मैनेजर की बात हो रही है, फर्म की बात। अच्छा, फर्म कैरेक्टरिस्टिक, ओके 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 ओके। देखिए क्वेश्चन का सेंस जो है ना कुछ लाइनों के साथ बदल जाता है हमेशा, ही ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, बट ठीक है, अब नाउ क्लियर। ओके, अभी फिलहाल तो मैंने क्लियर कर दिया है ना। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये वाला भी क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, AS2 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। सो अकॉर्डिंग टू द AS2, which of the following cost should be included in the value of the inventory of a manufacturing company। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी जो इन्वेंट्रीज है उसकी वैल्यू में क्या इंक्लूड किया जाता है, कौन सी कॉस्ट इंक्लूड की जाती है। फ्रेट एंड द इंश्योरेंस, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री प्लांट, द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बताइए।
ओके जी, बताइए, आंसर करना है क्वेश्चन को। बी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। बी एंड डी दो आंसर मुझे नजर आए हैं। वैल्यू ऑफ द इंक्लूडेड वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू में, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इन्वेंट्री की वैल्यू में कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे। ओके, सो देखिए, इजी क्वेश्चन था वैसे, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चले तो इजी वन क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एंड मैंने आपको इनफ टाइम देती हूँ क्वेश्चन को आंसर करने का। और मेक श्योर गाइस कि आप आंसर जो है क्विकली आंसर करें, जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। अगर आप जितना ज्यादा डिले करोगे क्वेश्चन का आंसर करने में, उतनी फिर दिक्कत आती है ना। मतलब इतनी देर मत लगाया करो, ज्यादा क्वेश्चंस फिर हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ए और सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इन्वेंट्री की वैल्यू की बात की जा रही है, तो देखिए उसमें फ्रेट और इंश्योरेंस तो आएगा ही आएगा, डेफिनेट सी बात है। कैरेज आउटवर्ड, देखिए इनवर्ड का खर्चा तो इंक्लूड होता है इन्वेंट्री में, आउटवर्ड का बाहर जाने वाला नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री प्लांट, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं वो इन्वेंट्री की वैल्यू में जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्स से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो इन्वेंट्री की वैल्यू में नहीं आते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, which of the following rules stands true while preparing the schedule of the changes in a working capital? Okay, so while preparing, which of the following rules stands true while preparing the schedule of changes in the working capital? वर्किंग कैपिटल में आपको पता है ना कौन सी एसेट्स आती है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड जो एंट्रीज होती है वो आपकी की जाती है। सो एन इंक्रीज इन द करंट एसेट्स इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन द करंट एसेट डिक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल, increase in the current liability decreases the working capital, and increase in the current liability increases the working capital. So कौन सा appropriate आंसर होगा भाई बताइए। ओके, यहाँ पे मेरे पास बी डी और सी आंसर आ रहा है, मतलब सरप्राइजिंगली वर्किंग कैपिटल का इतना छोटा सा क्वेश्चन भी आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर भाई, ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मेरी बात सुनेंगे, ए और सी होना चाहिए। अरे भाई चलिए, देखिए वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल करेक्ट है ना जी। अगर देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया ऑप्शन नंबर ए में, इंक्रीज इन द करंट एसेट्स,
इंक्रीज इन द करंट एसेट इंक्रीजेस द वर्किंग कैपिटल। क्या ये सही है? डेफिनेटली सही है भाई। इक्वेशन अगर कंफ्यूज हो जाओ तो इस तरीके से इक्वेशन बना लिया करो और फिर आंसर आ जाता है। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है इंक्रीज इन द करंट एसेट डिक्रीजेस द वर्किंग कैपिटल। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी? ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो ये गलत हो जाएगा। सी में बोला गया इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटीज डिक्रीजेस द वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही है। अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी, मान लीजिए 1 लाख की मेरे पास करंट एसेट्स है, 50,000 की मेरे पास करंट लायबिलिटी है, 50 से मान लीजिए करंट लायबिलिटी मेरी होगी 60,000, इंक्रीज हो गई तो मेरी वर्किंग कैपिटल पहले 50 की आ रही थी और अब 40 की रह जाएगी, तो डेफिनेटली बात है ना, डिक्रीज हो जाएगी। फिगर्स ले लिया करो अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाए तो, ठीक है? तो ये सही है। फिर नेक्स्ट बोला गया ऑप्शन नंबर डी में इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी इंक्रीजेस द वर्किंग कैपिटल। अब भाई इसका जस्ट अपोजिट तो सही हो ही नहीं सकता। अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपकी एसेट कैसे इंक्रीज हो सकती है ना? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए और सी ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कोर ऑफ द कंज्यूमर रैशनैलिटी इंक्लूड्स। उपभोक्ताओं की तर्क संगतता के मूल का गठन करने वाली विशेषताओं में शामिल है होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस, नॉन सैटिस्फैक्शन, selfish motive, clarity of preferences, the possession of information. So choose the answer from the options given below. ओके सो यहाँ पे हमारे पास ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर डी है, सी आ रहा है, ए डी सी, बी भी आ गया है लाइन में। सारे ऑप्शन दे देते, मतलब ए बी सी डी सारे लगा देते हो कि भाई कोई तो सही जाएगा। कंज्यूमर रैशनैलिटी इंक्लूड, रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर रैशनल है, रैशनल का मतलब होता है कि कोई भी कस्टमर मिनिमम वैल्यू में, कस्टमर क्या चाहता है? मिनिमम वैल्यू में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, मिनिमम वैल्यू पे करना चाहता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो लेना चाहता है, ठीक है? So these the characteristics constituting the core of the consumer rationality include the homogeneous expectation, है ना? ये सारे ऑप्शन से देख लिए थे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन तो कंज्यूमर नहीं रखता ना, कंज्यूमर चाहता है कि अगर मैं ज्यादा दे रहा हूं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए, और कस्टमर बेसिकली ये चाहता है कि मैं मिनिमम से मिनिमम दूं और मैक्सिमम से मैक्सिमम ले लूं, ठीक है? कंज्यूमर देखिए सेल्फिश मोटिवेशन होता है कस्टमर का, कंज्यूमर का नॉन सैटिस्फैक्शन होता है, गैर संतृप्ति होती है कस्टमर की, क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेस होता है, रैशनैलिटी का मतलब है, रैशनैलिटी मतलब मैं रैशनल हूँ, मुझे मार्केट के बारे में, मुझे प्रोडक्ट के बारे में, है ना, मुझे जो भी सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है, प्राइस जो है प्रोडक्ट की, इन सब के बारे में मुझे परफेक्ट नॉलेज है, ये कंज्यूमर रैशनैलिटी होता है। बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है? एट द पोजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, बाजार की, प्रोडक्ट की, कंपनी की, सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है कंज्यूमर रैशनैलिटी के अंदर आते हैं। जबकि होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद नहीं है कि हर किसी से मुझे सेम उम्मीद है, अगर आप अच्छे ब्रांड हो आपसे उम्मीदें ज्यादा होगी, और अगर कोई लोकल ब्रांड है उससे उम्मीदें कम होगी, तो होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन नहीं होता, बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं। ओके जी,
देखिए मेरी क्लास रेगुलर होती है शाम 7 बजे, 7 PM डेली क्लास होता है पेपर 2 कॉमर्स का। सो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेली 7 बजे क्लास होता है 7 PM। इसके अलावा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे दोपहर 12 बजे होती है। और अगर आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे न्यू है, किसी भी फ्री क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं, तो प्रोफाइल लिंक मेरा अवेलेबल है लाइव चैट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में, जहां से आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पूजा 10 कोड है, इनवाइट कोड, ये अप्लाई करके आप मेरी सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। Why is an indifference curve convex to the origin? एक इंडिफरेंस कर्व जो है, आईसी कर्व जो है, ओरिजिन के से कॉन्वेक्स क्यों होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ये सारे टॉपिक्स यू वॉन्ट बिलीव गाइस, पर ये सभी टॉपिक्स मैंने जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है जो प्लस पे होती है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, वहां पे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, बताया हुआ है। देखिए आईसी कर्व जो है हमें क्या बताता है, दिस शोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू प्रोडक्ट व्हिच प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आईसी कर्व हमें क्या बताता है, आईसी कर्व हमें दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है, जिससे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है हर एक कॉम्बिनेशन पे, है ना, हर एक कॉम्बिनेशन पे। ओके, डी आंसर आ रहा है मेरे पास इस क्वेश्चन का, ए और डी के कारण। ओके, सो इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट और द टू कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। देखिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो आपकी आईसी कर्व की लाइन बनती है वो कैसी बनती है, सोचिए सोचिए जरा सोचिए। ओके, नेक्स्ट है द डिक्लाइनिंग द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द कमोडिटीज एंड द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो हमारी एमयू गिरता जाता है उसके कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर बेस्ट बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और जो सी है वो हमारा जो है ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। टू कमोडिटीज व्हेन इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जब आपके इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं उस केस में कमोडिटी जो कर्व है ये कॉन्वेक्स बनता है टू द ओरिजिन, और एक एमआरएस के कारण। एमआरएस इज द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, जो नेगेटिव होता है, एमआरएस इज द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, सो दैट्स व्हाई वो कॉन्वेक्स बनता है टू द ओरिजिन। ध्यान रखिएगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो हमारा आईसी कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है ना, कॉन्वेक्स नहीं बनता, वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ होती है, स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे हमारी ड्रॉ होती है। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी तो डेफिनेटली है, वैसे ए भी करेक्ट है कि आईसी का स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट होता है, इससे वो कॉन्वेक्स होता है, बट एक ट्रू पॉइंट नहीं है, होता तो ऐसा ही है बट ट्रू पॉइंट नहीं है, और हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना था तो हमें ऑप्शन चूज करना पड़ा बी एंड सी। बाकी ए बी और सी तीनों करेक्ट है, डी तो नहीं है, ए बी और सी करेक्ट है, बट ऑप्शन में बी और सी थे, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइनेंशियल क्राइसिस टेक्स द फॉर्म ऑफ।
currency crisis, banking crisis, systematic financial crisis, and the foreign debt crisis. ओके जी, बी, ए और बी आंसर आ रहा है. फाइनेंशियल क्राइसिस टेक्स द फॉर्म ऑफ ए बी सी. सारे आंसर दे दोगे अब तो. द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस से क्या क्या हो सकता है. करेंसी क्राइसिस हो सकते हैं, है ना. करेंसी क्राइसिस हो सकता है, बैंकिंग क्राइसिस हो सकते हैं, एंड डेफिनेट सी बात है फॉरेन डेट क्राइसिस हो सकता है. सिस्टमैटिक फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ये फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं होता है ना, ये अनदर टर्म है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. करेंसी, बैंकिंग एंड द फॉरेन डेट क्राइसिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. The following are the problems that international diversification. That यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, आई थिंक सो ना, कुछ स्टेटमेंट मिसिंग है यहाँ पे. ओके, चलिए. ओके, फिलहाल आपको जो बताना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है हम लोग फेस कर सकते हैं इन एन ऑप्टिमम इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन. ऑप्टिमल इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन. Frictions in the international markets, the manipulation of the security prices, the unequal access to information. So choose the answer from the codes given below. अच्छा, unfavorable exchange rate movements. ओके, 50 पे डी आंसर आ रहा है. सी और डी दो आंसर आ रहा है मेरे पास. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी. ये सभी इश्यूज हमें फेस करने पड़ सकते हैं अगर हमें ऑप्टिमम इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं. तो उस केस में ये सारी हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है. भाई, अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं रेट ऑफ एक्सचेंज में, फ्रिक्शंस हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, मतलब चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना, एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं. मैनिपुलेशन, है ना, अगर कोई भी मैनिपुलेशन होता है सिक्योरिटी प्राइसेस में. एंड अनइक्वल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन. भाई, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है जो है मार्केट के बारे में, और अगर मुझे कम इन्फॉर्मेशन है, मुझे कोर इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो मुझे लॉस हो सकते हैं. तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये हम फेस कर सकते हैं ना, ये हमें फेस करने को मिलती है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. मैन विटने यू टेस्ट के बारे में कौन कौन से कथन जो है सही है.
करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैन विटने यू टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 51। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ऑप्शन जो है हमारे ये बिल्कुल सही होंगे। देखिए यू टेस्ट जो है, मैन विटने यू टेस्ट जो है, ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, है ना। जब हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता लगा नहीं सकते हैं तो उस केस में जो है पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ किया, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे सैंपल्स का इंडिपेंडेंट होना भी आवश्यक है, ठीक है। दैट सैंपल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है। ओके, एंड इट कैन ओके और इट इज यूज्ड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द टू पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व द आइडेंटिकल, ठीक है। ये ऑब्वियसली बात है, नल हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के लिए ये हमारे टेस्ट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ये डेफिनेटली ऑलवेज टू टेल्ड हो। देखिए आपका टेस्ट वन टेल्ड या टू टेल्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में कौन सा कथन सही है? पूरक घटनाओं के बारे में, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, इंडिपेंडेंट होती है, सच दैट देयर प्रोबेबिलिटीज एड अप टू 1 एंड कलेक्टिव एग्जॉस्टिव होती है। ओके, सो देखिए गाइस, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में अगर बात करें तो उसके रिगार्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, दीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। ये डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, तो ये इंडिपेंडेंट तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। इसके अलावा इनकी प्रोबेबिलिटी, अगर इन इवेंट्स को कंबाइन किया जाए तो इनकी प्रोबेबिलिटी एक निकल के आती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और कलेक्टिव एग्जॉस्टिव होते हैं, है ना। कलेक्टिवली क्या कैसे इवेंट्स होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सॉरी ए नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ए, सी और डी ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट है यहाँ पे। एनी कंफ्यूजन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट अबाउट द काई स्क्वायर टेस्ट। देखिए जितने भी आपको टाइप ऑफ टेस्ट है, यू टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जेड टेस्ट है
है ना। इसके अलावा फिशर का जो टेस्ट है, अनोवा टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं या किस सिचुएशन में इनको अप्लाई किया जाता है। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाते हैं और उनमें से आपको क्या करना होता है, जो राइट स्टेटमेंट होता है वो आपको चूज करना होता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। सो द ओनली पैरामीटर ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, only parameter of the chi-square distribution is the number of the degree of freedom. The null hypothesis is given a chi-square test to reject it when calculated value of the variable exceeds its critical value, or the rejection region is in a goodness of fit test lies only in the right tail of the distribution, and the chi-square test is a parametric test, or at a is equal to 0.05 and the b is equal to 1, the critical value is equal to z value at the same level of the significance. So correct statement आपने बताना है कौन कौन से हैं। ओके सो यहाँ पे 53 क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इज द करेक्ट आंसर। ओनली द पैरामीटर ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट इज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम, बिल्कुल सही है। नल हाइपोथेसिस इज गिवन इन अ काई स्क्वायर टेस्ट इज रिजेक्टेड व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है तो हाइपोथेसिस, नन हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, और अगर क्रिटिकल वैल्यू से कम है कैलकुलेटेड वैल्यू तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, और द रिजेक्शन इन द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लाइज ओनली इन द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। राइट टेल देखिए 2 टेल्स होता है, राइट टेल एंड द लेफ्ट टेल। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन राइट टेल पे आता है तो वो हमारा करेक्ट होता है, मतलब रिजेक्शन रीजन जो है वो राइट टेल की तरफ होता है। ओके चलिए, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग हमारे कल वाले सेशन में देखेंगे। डेली हमारी क्लास होती है यूट्यूब पे, इसके अलावा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी क्लासेस होती है, आप मुझे डेली ज्वाइन कर सकते हैं फ्री क्लासेस के अंदर। ओके, इसके अलावा आप लोगों के लिए जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी मैं क्लासेस लेके आती हूँ, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री क्लास। स्पेशल क्लासेस होती है जो कि बिल्कुल फ्री हमारी क्लासेस होती है ना, और ये क्लास होती है 12 PM आफ्टरनून में। और अगर आप न्यू लर्नर है अनअकैडमी पे और किसी भी फ्री क्लास को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो पूजा एंड कोड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। PUJ10 ये मेरा इनवाइट कोड है, इसे आप लगा के किसी भी फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट स्टडी करना है तो आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी की किसी भी कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो पूजा एंड कोड के थ्रू आप ले सकते हैं। इससे आपको 10% इंस्टेंटली जो है डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन पे। ओके, और अगर कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आपको वीडियो में नजर आया हो तो डेफिनेटली आप रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टेकिंग द क्लास एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके जी, चलिए गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।